हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एक सेक्शन आता है एक्सप्लेन करके, राइट। उसमें आज का जो आर्टिकल आया, वाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्यों सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ने कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग में, राइट। सो ये एक्सप्लेन वाला जो सेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दी UPSC और अदर स्टेट एग्जामिनेशन फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, लेट मी चेंज पेन फर्स्ट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका इमिशन इंडिया का कितना है और डेवलप्ड नेशन का कितना है, डेवलपिंग नेशन का कितना है, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। लाइक कैसे अपन आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक एक लाइन को पढ़ेंगे, राइट। एंड हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से, इस लाइन से अपन कौन सा पॉइंट मेंस के लिए और पीटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? वेरी गुड, समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4.6%। ठीक है, तो मतलब ये कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो कार्बन इमिशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इंक्रीज किया गया है। कितना? 4.6% के आसपास बाई 2024, राइट। ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो किसमें? मेंस आंसर राइटिंग करते हुए, ठीक है। द highest among major economies according to the new report by the Global Carbon Project, an organization that quantifies the world's greenhouse gas emission। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा। वो क्या करती है? क्वांटिफाइड करती है वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, राइट। तो ये है क्या, हाईएस्ट मेजर इकोनॉमी में आता है और हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए ग्लोबली देखते हैं अपन कि fossil based carbon dioxide emissions are set to touch a record high इतना बिलियन tons this year, a rise of 0.8% from the 2023, and the report said at this rate there is a you know 50% change global warming will exceed 1.5 डिग्री सेल्सियस कंसिस्टेंटली इन अबाउट 6 ईयर। ये बात आपको समझ में है? इसका इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट तो आप यहाँ से निकालिए कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी वर्ष, इस वर्ष में अगर देखा जाए तो हमारा क्या हुआ भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 0.8% से इंक्रीमेंट हुआ है। ये डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर इस तरह से लगातार होता रहा है तो जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था ग्लोब का 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो एक्सीड हो जाएगा। कब तक? आने वाले 6 साल में। ये बात समझ में आई आपको? तो लाइक इट्स लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कार्बन इमिशन, राइट। Carbon dioxide is one of the most important greenhouse gases and primarily driven of एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, राइट। मतलब जो होती है प्राइमरी ड्रिवन होता है किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। और किसके कारण होता है ये? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण। दैट मीन्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ये बात समझ में आई आपको? ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, जैसे अपन ने कुछ जला दिया है, बर्निंग कर दी है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, स्टबल बर्निंग कर दिया है, इस तरह की जो चीज़ होती है उसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज के कारण, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? तो ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, दैट ट्रैप हीट। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो हीट जो रहती है उसको ट्रैप कर लेती है। किसमें? अर्थ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ही। ये बात समझ में आई आपको? द सन इमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन और सनलाइट दैट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर इन एंड इज ऑब्जर्व बाय द प्लैनेट सरफेस टू वार्म इट। समझ में आया इस लाइन का मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा स्टेटमेंट में आ जाएगा ये। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये अर्थ है और ये सन है, यहाँ से जो वेव आती है वो
शॉर्ट वेव आती है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मतलब ना इससे करके होता है IMST करके, मतलब इसमें आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर होता है। इन सब के थ्रू जो शॉर्ट वेव लेंथ है वो सन से अर्थ में तो आ जाती है, लेकिन जब वो अर्थ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तब इसमें क्या होता है, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारी अर्थ वार्म होने लगती है, हीट ट्रैप हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। पॉइंट समझ में आया? ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Some of this sunlight is reflected back by the surface as a infrared, कुछ जो लाइट आती है सन से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, विच हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ से, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 विच कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है, उनको एब्जॉर्ब नहीं किया था, कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमा ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज बिकॉज अनलाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर मेड अप ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स और 3 एटम्स which give them a larger variety of way to stretch and bend। ये क्या होती है, बैंड हो जाती है राइट सॉरी, देख रहे हो ये, and this means that they can be absorb a wide range of the wavelength। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइड रेंज ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो क्या वाइड, जो मतलब वाइड मतलब छोटी वाली वेवलेंथ होती है, उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है भाई साहब हीट को। ये बात समझ में आई? इंक्लूडिंग द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जैनसन सुमरेडन सुमरेडन करके हैं, एक क्लाइमेट साइंटिस्ट एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टोल्ड state of the planet, right? A new site of the Columbia Climate School, simply put, उन्होंने ये बताया है, मतलब ये साइंटिस्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट दैट डेवलप्स अर्थ एंड इंसुलेट इट फ्रॉम द कोल्ड ऑफ स्पेस। एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, मतलब ये अर्थ है और एक ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट की तरह काम हो जाती है, राइट है, दैट इंसुलेट इट फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द स्पेस। जो स्पेस का जो कोल्ड होती है, ठंडा रहता है, उससे क्या करता है, ये एक तरह से बचा के भी रखता है। अगर मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कुछ भी ना हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाएगी। तो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि हमारे अर्थ इसको वार्म करके रखता है, और इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो जीवन जीने के लायक होती है। अगर ग्रीन हाउस गैस कुछ भी नहीं होगी तो क्या एकदम ठंडा हो जाएगा, जीवन संभव नहीं होगा, राइट। लेकिन जब मात्रा इसकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक रीजन और ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल फैक्टर, तभी हमारे लिए हानिकारक होती है। फिर हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो आवश्यकता से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है। समझ में ये बात? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ द मेंटेनिंग ए वार्मर टेम्परेचर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में बात? एक काइंड ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं वार्मर टेम्परेचर, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। आगे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकर करती है, एंड आर बून फॉर द प्लानेट, as without the greenhouse effect there would not be liquid water or any form of the life। that means ये चीज़ें हैं और ये वाटर वेपर है, ये अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा भाई साहब, धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ये बात समझ में आई? एंड दिस इशू thus is not presence of the greenhouse gases but their concentration level in the atmosphere। जो मैं आपको बात बता रहा था कि इनका कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल अगर वो इंक्रीज हो गया सर, तो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी, राइट। फॉर अबाउट 1000 ईयर बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द ग्रीन हाउस गैसेस रिमेंड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, ठीक है, उसके 1000 ईयर की बात की जाती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, उसकी मात्रा थी वो क्या एक नियत थी, कांस्टेंट थी, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिंस देन, इसके बाद से क्या हुआ, देयर हैज़ बीन ए कांस्टेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर इन द अमाउंट ऑफ द सम
of the greenhouse gases, especially carbon dioxide, due to the human activities. लेकिन इसके बाद से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस का लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, राइज हो रहा है ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण। और उसके कारण से क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट मोर हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड इन दी एटमॉस्फेयर। और जैसे एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। ये देखिए ग्राफ भी दे रखा उन्होंने कि द राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल किस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ से, ये लिखा थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर द टुडे। यहाँ से देखो ये देखो यहाँ पे इस तरह ये था, इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये तरह ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो रहा है। और आज की स्थिति में करंट स्थिति में ये देखो यहाँ लेवल पे चले गया। 1950 में ये लेवल था, आज की स्थिति में ये आ गया। राइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दे रखा पार्ट्स पर मिलियन। सो इसके पहले आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का जो इमिशन था वो एक कांस्टेंट था, तो एज सच ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा बढ़ती रही और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा है, और आज की स्थिति यहाँ पे आ गई, इसलिए हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राइट, ये बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई हैज द कार्बन डाइऑक्साइड प्ले ए मेजर रोल, क्यों करता है मेजर रोल प्ले ये करता है। तो देखिए, द स्टडीज हैव शोन दैट द कार्बन डाइऑक्साइड हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द क्लाइमेट चेंज। 2013 में क्या हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसको आई इंटर गवर्नमेंटल IPCC बोलते हैं इसको, रिपोर्ट भी, जो कि द यूनाइटेड नेशन बॉडी है दैट एडवांस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज के बारे में नॉलेज अच्छी खासी रखती है और इस पर रिसर्च करती रहती है। कंपेयर्ड द रेडिएटिव फोर्सेस और द हीटिंग इफेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट क्लाइमेट रिवर्स। इन्होंने क्या स्टडी किया है, जिसके किसके ऊपर, जो 3 अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर, जो कि क्लाइमेट को वार्म करते हैं, एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। जिस कौन कौन से 3 डिफरेंट उन्होंने फोर्सेस लिए। पहला लिया तो ग्रीन हाउस गैसेस, एरोसोल एंड लैंड यूज चेंज। सॉरी, समझ में बात। इट वाज फाउंड दैट, उनको पता चला कि 1750 एंड 2011 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड हैड द हाईएस्ट पॉजिटिव फोर्सेस। ये रेडिएटिव फोर्स हुआ, हाईएस्ट रेडिएटिव फोर्स हुआ। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैड द ग्रेटेस्ट वार्मिंग इफेक्ट ऑन द प्लैनेट। मतलब 1750 से लेकर 2011 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड द एनालिसिस हैज आल्सो शोड दैट अदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड इंटायरली ह्यूमन मेड ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये इंटायरली, क्वेश्चन हो जाए कि इंटायरली ह्यूमन मेड है, बिल्कुल पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, तो यस एब्सोल्युटली करेक्ट। विच आर मच मोर पोटेंट, राइट, while CH4 is around 80 times more powerful than कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 होती है वो क्या हो, इससे ज्यादा भी पावरफुल होती है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कैन बी thousands of the time more powerful, had less heating effect than CO2। पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो CO2 से कम होता है, किसका, HFC का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कि देयर आर 2 रीजन फॉर दिस। पहला, इसके कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मच मोर अबंडेंट देन दी CH4 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ता है? देखो, पोटेंशियल तो CH4 और इसके बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल है, बट ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर और मच मोर देन दी CH4 एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। समझ में आई बात? ये मेंस में और पीटी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सिंस द वनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल टाइम से बात की जा रही है कि ह्यूमन एक्टिविटी हैव रेज्ड एटमॉस्फेरिक CO2 बाय 50%। इंडस्ट्रियल जो टाइम हुआ तब से अभी तक 50% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ चुका है।
अकॉर्डिंग टू द नेशनल एरोनॉटिकल एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की रिपोर्ट है, उन्होंने ये बताया है। ये पॉइंट आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे ये बात? ये पहला रीजन। दूसरा रीजन बताया उन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड remain in the atmosphere longer than the other major greenhouse gases emitted due to the human activity। पहला रीजन तो क्या है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, दूसरा ये बात है कि भाई एटमॉस्फेयर में भी ये लंबे समय तक रहती है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऑब्वियसली बात है, इसका इम्पैक्ट है ज्यादा पड़ना लाजमी बात हो जाती है। इट टेक्स अबाउट ए डिकेड्स फॉर द यू नो कार्बन methane emissions to leave the atmosphere. It convert into the carbon dioxide, and about a century for nitrous oxide N2O. After a pulse of carbon dioxide is emitted into atmosphere, 40% remain in the atmosphere for 100 years and 20% will reside for 1000 years। समझिए बात, हजारों साल तक रहते हैं, ये सेंचुरी तक ही रहते हैं, ये हजारों साल तक रहते हैं। While the final 10% will take 10,000 years to over। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा रहती है, 10%, वो तो 10,000 साल तक रहती है भाई साहब। द रिपोर्ट बाय द यूनियन ऑफ द कंसर्न साइंटिस्ट, यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बताई है। Notably, water vapor is the most abundant greenhouse gases in the atmosphere। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, तो वाटर वेपर है। समझ नहीं बात? हाउएवर इट हैज द शॉर्ट साइकिल, लेकिन दिक्कत ये है कि इसका शॉर्ट साइकिल मतलब बहुत कम समय के लिए रहती है, जैसे ऑन एन एवरेज 10 दिन के आसपास रहती है, एटमॉस्फेयर पे गायब हो जाती है, टाटा बाय बाय खत्म हो जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबका बाप है, ठीक है। एंड डज नॉट बिल्ड अप इन द एटमॉस्फेयर इन द सेम वे एज CO2 डे। और इस तरह से जो CO2 करती है, डज करती है, इस तरह का उसमें बिल्डअप नहीं कर पाता है कौन, वाटर वेपर, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आई होप आपको पीटी के पर्सपेक्टिव से प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है इन्वायरमेंट में, आपको पता है। और इनफैक्ट जो फॉरेस्ट सर्विस होती है IFS, उसका पेपर भी पीटी का सेम होता है, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।